हेलो एवरीवन। तो फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ रहे हैं कंडीशनल सेंटेंस। तो कंडीशनल सेंटेंस का हमने एक लेक्चर तैयार कर लिया है और ये अपना दूसरा लेक्चर होगा। और इसमें भी हम कुछ डिफरेंट टाइप्स के कंडीशनल सेंटेंस को पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो इसमें जो जो अपना टाइप 3 है, उसमें क्या होता है कि कभी कभी सेंटेंस में अनरियल कंडीशन दे दिए जाते हैं। और जब अनरियल कंडीशन दे दिए जाते हैं तो उसका क्या पैटर्न बनता है, उसमें किस प्रकार के ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर को फॉलो किया जाता है, ठीक है, इन सभी चीज़ों को हम इसमें पढ़ने जा रहे हैं। तो लिखा हुआ है यहाँ पर। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि एक सेंटेंस लिखता हूँ जिससे कि आपका एक आइडिया बन जाए, ठीक है। उसके बारे में उसके बाद डिफिनेशन लिखते हैं, उसके बाद हम रूल्स को देखते हैं। और इस वीडियो में कुछ जो है इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ एमसीक्यू भी हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आए हुए हैं, जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है। तो उनको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यदि मैं पंछी होता तो आकाश में उड़ जाता, ठीक है। तो देखिए, एक पर्सन के लिए बर्ड होना इम्पॉसिबल है। तो जब कंडीशन एग्जिस्ट नहीं करता है तो उसी को हम लोग अनरियल कंडीशन कहते हैं, ठीक है। तो फिर अनरियल कंडीशन जब सेंटेंस में आ जाएगा तो फिर क्लॉज ऑफ कंडीशन को कैसे ट्रांसलेट किया जाएगा और उसमें किस प्रकार के ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे, वो चीज़ हम लोग देखेंगे यहाँ पर। कह रहा है कि इस प्रकार के वाक्यों में क्लॉज ऑफ कंडीशन में चाहे जो सब्जेक्ट हो, चाहे जो सब्जेक्ट का मतलब सिंगुलर हो या प्लूरल हो, हेल्पिंग वर्ब के तौर पे हमेशा वर का ही प्रयोग किया जाता है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। वर, ये हेल्पिंग वर्ब इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मतलब ये है कि क्लॉज ऑफ कंडीशन की बात हो रही है। जैसा कि आपको पता है, क्लॉज ऑफ कंडीशन यानी यहां से लेकर के यहां तक आपका होता है क्लॉज ऑफ कंडीशन। तो इस क्लॉज ऑफ कंडीशन को जब हम इंग्लिश में ग्रामेटिकली रूप से अरेंज करेंगे, ठीक है, तो इस वक्त हमें हमेशा हेल्पिंग वर्ब के तौर पे वर का ही प्रयोग करना होगा। जैसे यहाँ पर मैं स्ट्रक्चर लिखा हूँ कि इफ़ लिखेंगे, इफ़ के तुरंत बाद हम लोग सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हम लोग यहाँ पर वर का इस्तेमाल करेंगे। अब तक हम लोग यही पढ़ते थे कि वॉच का यूज जो होता है हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ होता है और वर का यूज जो होता है हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ होता है। लेकिन कंडीशनल सेंटेंस में ऐसा नहीं है। अगर दिए गए सेंटेंस में अनरियल कंडीशन को शो करता है तो सब्जेक्ट चाहे कुछ भी हो, ठीक है। सब्जेक्ट चाहे कुछ भी होने का मतलब कि यहां पर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर हो तब पर भी या फिर प्लूरल हो तब पर भी हमें इसके साथ हमेशा वर का ही यूज करना होगा। तो ये जो है यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये अपना क्लॉज ऑफ कंडीशन है और आगे यहाँ से लेकर के यहाँ तक अपना क्लॉज ऑफ रिजल्ट है। तो इसमें ध्यान देने वाली बात बस यहाँ पर है, क्लॉज ऑफ कंडीशन में आप ध्यान रखेंगे। तो चलिए अगर हम और देखते हैं इसमें कि जो हिंदी का वो सेंटेंस था उसी को यहाँ पर ट्रांसलेट किया गया है। कह रहा है कि इफ लग गया है, आई हो गया यानी सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद यहाँ पर वर का यूज कर दिया गया है। इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई, ठीक है। आई वुड फ्लाई इन द स्काई, यहाँ पर हमेशा वुड का ही इस्तेमाल होगा जब यहाँ पर वर का इस्तेमाल होगा। एक अगर क्लॉज ऑफ कंडीशन में वर होगा तो क्लॉज ऑफ रिजल्ट में वुड आता है, ठीक है। दो ही केस बनते हैं फ्रेंड, आप इनको ध्यान में रखेंगे कि एक केस जो होता है अगर क्लॉज ऑफ कंडीशन में वर आ जाए, ठीक है, या फिर क्लॉज ऑफ कंडीशन में वर्ब की सेकेंड फॉर्म आ जाए, ठीक है। तो इन दोनों ही केस में जो क्लॉज ऑफ रिजल्ट में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं वो हम लोग वुड हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। वही चीज़ यहाँ पे कह रहा है कि इफ़ आई वर अ बर्ड, ठीक है, वर लग गया तो यहाँ पर वुड आएगा, ठीक है। और इस तरह से इसको हम ग्रामर इंग्लिश में ट्रांसलेट कर पाएंगे। कभी कभी क्या होता है कि यदि मान लीजिए इफ़ नहीं रहता है, ठीक है, तो जब इफ हट जाता है उस केस में हम इन्वर्जन का भी प्रयोग सही माना जाता है और हम इन्वर्जन का भी प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। इन्वर्जन का प्रयोग हम लोग करते हैं तो ग्रामेटिकली रूप से कोई गलतियां नहीं पाई जाती हैं और साथ ही कोई सेंस भी नहीं बदलता है, ठीक है। इन्वर्जन एक नया वर्ड आपको दिख रहा होगा, इन्वर्जन। इन्वर्जन का मतलब कुछ और नहीं बल्कि पुट द वर्ब बिफोर सब्जेक्ट होता है, ठीक है। यानी जब हम वर्ब को सब्जेक्ट के पहले लिख देते हैं वही इन्वर्जन होता है, ठीक है। इन्वर्जन का मतलब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, सिंपल सा एक उसका डिफिनेशन होता है, पुट द वर्ब बिफोर सब्जेक्ट। पुट द वर्ब बिफोर सब्जेक्ट।
ठीक है। इन्वर्जन को लेकर के एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, तो जब इन्वर्जन को लेकर एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि ऐसा लगता है कि सेंटेंस रॉन्ग है, लेकिन वो उसमें इन्वर्जन का यूज हुआ रहता है। तो इस बात का आप लोग ध्यान में रखेंगे। मतलब यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए ये जो सेंटेंस है इसी को मैं यहाँ पर भी लिखा हूँ, ठीक है, एग्जैक्टली यहीं पर लिखा गया है और कोई दिक्कत नहीं है। क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले हमने वर्ब लिख दिया है, यानी हमने वर्ब को पहले लिख दिया है, ठीक है, और ये अपना सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट के पहले जब वर्ब लिखा जाता है वही इन्वर्जन होता है। तो जब इन्वर्जन का यूज होगा तो इफ का यूज नहीं होगा, नहीं हम लोग करेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर तो इफ का यूज हुआ था, लेकिन इसमें कहीं भी इफ का यूज नहीं हुआ है, तो इस बात का ध्यान रखिए, ठीक है। और अभी भी यहाँ पर ये जो क्लॉज ऑफ कंडीशन है, यदि का ही सेंस दे रहा है, यदि मैं बर्ड होता तो, ठीक है, और बाकी अपना क्लॉज ऑफ रिजल्ट सेम रहेगा, ठीक है। आई वुड फ्लाई इन द स्काई, आई वुड फ्लाई इन द स्काई, ठीक है। क्लॉज ऑफ रिजल्ट जो है यहाँ पर भी सेम है और क्लॉज ऑफ रिजल्ट जो है यहाँ पर भी सेम है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत क्रूशियल पॉइंट है, आप इसको ध्यान में रखिए। तो चलिए एक क्वेश्चन आप लोग इसी बेसिस पर सॉल्व करेंगे। स्पॉट द एरर, गलती ढूंढना है आपको इसमें। इफ ही वॉज अ प्रेसिडेंट ही वुड रिजर्व अ सीट इन पार्लियामेंट, नो एरर, ठीक है। किस पार्ट में आपको गलती नजर आ रही है? अगर वो प्रेसिडेंट होता तो वह एक सीट पार्लियामेंट में रिजर्व कर देता, ठीक है। तो यहाँ पर इफ ही वॉज नहीं होना चाहिए, ठीक है, वर का यूज होना चाहिए, ठीक है। वॉज को हम लोग रिमूव करके वर का यूज करेंगे और अपना पार्ट ए में यहाँ पर गलती को शो करेंगे। कुछ लोग कहेंगे सर यहाँ पर फिर इज है, ही है, तो ही के साथ तो वाज होता है, और इसी के लिए इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए डी पर चले जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं। कंडीशनल सेंटेंस है, इफ लगा हुआ है, ठीक है। तो जब इफ लग गया है तो सब्जेक्ट चाहे कुछ भी हो, हमेशा आप वर का ही इस्तेमाल करेंगे यदि क्लॉज ऑफ कंडीशन में कोई अनरियल सिचुएशन दिखाई जा रही है तो। कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। माई एल्डर ब्रदर एन इंजीनियर, ही वुड ड्रॉ इंटीरियर ऑफ द हाउस हिमसेल्फ। मतलब अगर मेरा भाई इंजीनियर होता तो वो घर के इंटीरियर डिजाइन को खुद ही से ड्रॉ कर लेता, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप किसका यूज करेंगे? तो एग्जैक्टली यहाँ पर जो आंसर होगा वो तो वर होगा, वाज होगा नहीं यहाँ पर, ठीक है। और इफ जो है, ठीक है, कुछ पल के लिए मान लीजिए कि अगर हम इफ का यूज कर भी देते हैं, तो जब हम इफ का यूज कर देते हैं फ्रेंड्स, तो हमें फिर हेल्पिंग वर्ब कहाँ है? इफ जब आता है तो हेल्पिंग वर्ब भी आना चाहिए, तो हेल्पिंग वर्ब आएगा नहीं। वही केस, सेम केस अनलेस के साथ भी बनता है। अनलेस जब आता है तो उसमें हेल्पिंग वर्ब का आना जरूरी है, लेकिन यहां पर जो पैटर्न बन रहा है वो इन्वर्जन का पैटर्न बन रहा है, ठीक है। इफ नहीं रहता है तो हम लोग वर्ब को लिख देते हैं, और वर्ब को जब हम लिखते हैं तो उसके तुरंत बाद में हम लोगों को सब्जेक्ट का यूज कर देना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पर वर्ब फिल जब हम लोग करते हैं तो ये अपना सेंटेंस सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। तो देखा आपने किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। वही चीज यहाँ पर भी करा है। वॉज सी अ बर्ड, she would definitely fly to you and say that she could not live without you, ठीक है। और कोई गलती नहीं है तो you will go with ऑप्शन नंबर ई। तो यहां पर भी सेम मिस्टेक नजर आ रहा है, ठीक है। अगर वो चिड़िया होती, विच इज इम्पॉसिबल कंडीशन, ठीक है। तो जब कंडीशन इम्पॉसिबल है, देर इज नो नीड टू राइट वॉज, देन वॉज शुड बी रिप्लेस बाई वर्ड, ठीक है। तो यहां पर हम लोगों को वर का इस्तेमाल करके इसको सही करना होगा। और अब बाकी स्पॉटिंग एरर में अगर हम बात करें तो पार्ट ए में गलती है। अब आगे देखिए नोट, यदि क्लॉज ऑफ कंडीशन में, यहां से एक ये इंपॉर्टेंट रखेंगे, यदि क्लॉज ऑफ कंडीशन में मेन वर्ब आ जाए तो वर्ब के सेकेंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। यानी अगर वर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन में V2 आ जाएगा, ठीक है, मतलब अगर कोई वर्ब आ जाएगा फ्रेंड, ठीक है, तो उसके उस वर्ब का आप सेकेंड फॉर्म का यूज करेंगे, इस बात को ध्यान में रखेंगे। अब जैसे यहाँ पर जो सेकेंड सेंटेंस है, इसी को देख लेते हैं हम लोग। लिखा हुआ है कि माई एल्डर ब्रदर एन इंजीनियर, तो यहाँ पर कोई वर्ब नहीं आया हुआ है। ये तो इंजीनियर एक आपका ऑब्जेक्ट का काम यहाँ पे कर रहा है। यहाँ पर क्लॉज ऑफ कंडीशन में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। अगर मैं इसको दोबारा से आपको लिख कर बताना चाहूँ तो मैं लिखता हूँ कि लिखा है कि वर माई एल्डर ब्रदर
एन इंजीनियर, इंजीनियर, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पर, ठीक है, ये अपना एक सब्जेक्ट हो गया है, ठीक है, और उसी का इंजीनियर जो है यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट का काम यहाँ पर कर रहा है। तो यहाँ पर इस पूरे सेंटेंस में तो वर्ब नहीं है, तो जब वर्ब नहीं रहेगा तो फिर हम सिंपली वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मान लीजिए कि क्लॉज ऑफ कंडीशन में कि कोई ऐसा सेंटेंस बना कि उसमें वर्ब आ गई, तो जब वर्ब आ जाएगी तो वर्ब का हम लोग, तब वर्ब आ जाएगी तो हम लोग इसका यूज नहीं करेंगे, केवल और केवल सिंपली हम लोग इसके सेकेंड फॉर्म का यूज करके हम उसको सही करेंगे। एग्जाम्पल से और इसको क्लियर हो पाएगा। देखिए, यदि मैं क्रिकेट खेलूं तो हर मैच जीत जाऊं, ठीक है। तो इफ आई प्लेड लिखा हुआ है, इफ आई प्लेड यानी प्ले तो एक वर्ब होता है, ये आपको पता है ना। और इसका जो सेकेंड फॉर्म बनता है ये होता है प्लेड, और इसका जो थर्ड फॉर्म बनता है वो भी होता है प्लेड, ठीक है। ये अपना V1 है, ये अपना V2 है और ये अपना V3 है। तो हमने इसका यूज किया है, प्लेड का यूज किया है, हमने यहाँ पर प्लेड का यूज कर दिया है। इफ आई प्लेड क्रिकेट आई वुड वॉन द मैच, यहाँ पर आई विन द मैच होगा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर जो क्लॉज ऑफ रिजल्ट है फ्रेंड्स वो सेम रहेगा, क्लॉज ऑफ रिजल्ट जो है यहाँ पर सेम रहेगा। यानी पिछले में भी हम लोग देखते थे कि वुड प्लस V1 का इस्तेमाल करते थे, और इसमें भी हम लोग वुड प्लस V1 का इस्तेमाल करेंगे। यदि मैं दौड़ूं तो सबको पीछे छोड़ दूं, ठीक है। तो इफ आई रैन, रन होता है, ठीक है। आई वुड लीव बैक एवरीवन, ठीक है। तो यहाँ पर वर्ब के सेकंड फॉर्म का यूज कर दिया हम लोगों ने, और बाकी ये अपना वुड प्लस V1 का इस्तेमाल हम लोगों ने कर दिया क्लॉज ऑफ रिजल्ट में, और ये भी सही हो गया। तो ये रहा अपना थर्ड टाइप। मैं उम्मीद करता हूँ कि थर्ड टाइप को आप लोग एकदम आराम से समझ गए होंगे। समझने वाली बात इसमें ये थी कि अगर क्लॉज ऑफ कंडीशन में वर्ब आ जाए, ठीक है, और वर्ब के सेकेंड फॉर्म आ जाए, तो क्लॉज ऑफ रिजल्ट के साथ हम लोग वुड का इस्तेमाल करते हैं और साथ ही वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। ये आपका पॉइंट है समझने वाला। बाकी अपना एक टाइप नंबर 4 भी हम लोग इसमें पढ़ते हैं। क्या कह रहा है इसमें, एक सेंटेंस में यहाँ पर लिखा हूं, यदि मैं कठिन परिश्रम किया होता तो इस परीक्षा में पास हो गया होता, ठीक है। तो कठिन परिश्रम किया होता यानी कोई पास्ट में एक समय था जिसमें हम वो काम कर सकते थे, लेकिन हमने उस काम को किया नहीं। तो जब उस काम को हम किए नहीं तो ये भी एक अनरियल कंडीशन है। तो जब अनरियल कंडीशन हो गया और हम पास्ट में किसी कार्य के लिए रिपेंट करते हैं, रिपेंट का मतलब पश्चाताप होता है, तो उसका क्या पैटर्न बनता है इसको हम लोग समझेंगे। इसको हमने रूल नंबर 4 में लिखा है। क्लॉज ऑफ कंडीशन में अगर ऐसा सेंटेंस बनता है कि हम जिसमें रिपेंट व्यक्त करें, तो उसके क्लॉज ऑफ कंडीशन में हैड प्लस V3 का यूज किया जाता है फ्रेंड। और हैड प्लस V3 मतलब पास्ट परफेक्ट टेंस का पैटर्न बनाते हैं, ठीक है। और क्लॉज ऑफ रिजल्ट को वुड हैव प्लस V3 का के पैटर्न में लिखना चाहिए, ठीक है। तो आप ध्यान में रखेंगे यहाँ पर कि अगर रिपेंट किसी सेंटेंस में होगा तो हैड प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे क्लॉज ऑफ कंडीशन में, और क्लॉज ऑफ रिजल्ट में हम लोगों को वुड प्लस हैव होगा यहाँ पर हमेशा, वुड हैज कभी नहीं होगा। वुड हैव प्लस V3 का यूज करेंगे। स्ट्रक्चर के रूप में देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि सबसे पहले हम लोग इफ लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हैड प्लस V3 लिखेंगे, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज यहाँ पे कर देंगे। और क्लॉज ऑफ रिजल्ट में सब्जेक्ट लिखेंगे, वुड लिखेंगे, हैव लिखेंगे और वर्ब के थर्ड फॉर्म लिख करके तुरंत बाद में हम लोग ऑब्जेक्ट लगाएंगे। तो यही पैटर्न है। आप बस इतना याद रखिए कि हैड प्लस V3 क्लॉज ऑफ कंडीशन में रहेगा, तो क्लॉज ऑफ रिजल्ट में वुड हैव प्लस V3 का यूज किया जाएगा। जो हम हिंदी के सेंटेंस यहाँ पर लिखे हुए थे, ठीक है फ्रेंड, हिंदी के हमने सेंटेंस एक लिखा था, ठीक है, ये यदि मैं कठिन परिश्रम किया होता तो इस परीक्षा में पास हो गया होता। तो इसको हम लोग इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, तो देखिए इफ आई हैड वर्कड हार्ड, ठीक है, आई हैड का इस्तेमाल हमने कर दिया, साथ में हमने वर्ब के थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल कर दिया है। क्लॉज ऑफ रिजल्ट में आई वुड हैव पास्ड दिस एग्जाम,
ठीक है। तो ये अपना क्लॉज ऑफ रिजल्ट बन गया है। इसमें क्या है कि वुड का हमने इस्तेमाल किया, हैव का इस्तेमाल किया, साथ में वर्ब के थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल कर दिया है, ठीक है। और इस प्रकार से ये सेंटेंस अपना सही है। लेकिन इसमें भी इन्वर्जन का यूज होता है। तो जब इन्वर्जन का यूज होगा तो इफ को हटा देंगे, और इफ को हटाने के बाद जो ये वर्ब है वो सब्जेक्ट के पहले आ जाएगी, क्योंकि इन्वर्जन का मतलब यही होता है, पुट द सब्जेक्ट बिफोर द वर्ब, ठीक है। तो नीचे वाला जो सेंटेंस है ये, इसमें हम इन्वर्जन का यूज किए हैं। तो देखिए आई लिखे हैं यहाँ पर, ठीक है, सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद यहाँ पर हमने हैड का यूज कर दिया है। तो अभी हमने क्या कर दिया, हैड आई वर्कड हार्ड, हैड आई वर्कड हार्ड, हेड को हमने पहले लिख दिया, और इसमें भी सेंस में कोई बदलाव नहीं होगा। ध्यान रखने वाली बात यह है, यहाँ पर सिंपली हम केवल इन्वर्जन का यूज करेंगे, और यहाँ पर ना तो कोई हम लोग क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। अक्सर ऐसा लोगों को लगता है कि जब हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में आती है तो वो सेंटेंस जो होता है वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनता है, लेकिन इस केस में ऐसा नहीं है, इंट्रोगेटिव भी नहीं बनता है। तो दोनों ही सेंटेंस सही है, इन्वर्जन लगा हुआ है, एक में इन्वर्जन लगा हुआ है, एक में इन्वर्जन नहीं लगा हुआ है फ्रेंड। तो इस तरह से हम लोग इसको समझेंगे। तो इसी बेस पर जो है क्वेश्चंस हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर, ठीक है। कह रहा है कि इफ ही हैड गॉन टू आगरा ही वुड सी द ताजमहल, ठीक है। तो इफ ही हैड गॉन टू आगरा, तो बात सही है, यहाँ पर हैड लगा हुआ है, हेड जब लग जाता है तो वर्ब के थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, ये भी सही है। तो हेड प्लस V3 दिमाग में आते ही क्लॉज ऑफ रिजल्ट में वुड हैव प्लस V3 आना चाहिए। वुड लगा हुआ है, इफ ही वुड हैव सीन द ताजमहल होगा फ्रेंड, ठीक है। वुड हैव, यहां पर वुड हैव सीन का यूज हम लोग करेंगे, वुड हैव सीन, ठीक है। इसको करके इस तरह से हम इसमें सेंटेंस को सही बनाएंगे, ठीक है। लेकिन एक बात और समझिए, क्या केवल इसी में गलती है? क्या केवल हम इस पार्ट को सही कर देंगे तो सेंटेंस सही हो जाएगा? देखिए, इसमें आपको दो चीजें करना होगा। या तो आप यहां पर वुड हैव प्लस V3 रख लीजिए तो भी ये सेंटेंस सही है, ठीक है। या तो फिर आप, ठीक है, अगर मैं बस ये कोई ऑप्शन नहीं लिखा रहता यहाँ पर, ठीक है, A B नहीं लिखा होता, तो आप इसको एक और तरीके से सही कर सकते थे। किस तरह से? तो आप अगर इस सेंटेंस को इस तरह से लिखते आप कि इफ ही वेंट टू आगरा, इफ ही वेंट टू आगरा, मतलब हमने यहाँ पर वर्ब के सेकेंड फॉर्म का यूज कर दिया, आगरा, ठीक है। he would see the ताजमहल, see the ताजमहल, तब पर भी ये सेंटेंस सही है, ठीक है। कैसे? क्योंकि हमने यहाँ पर अभी हम लोगों ने जो थर्ड रूल पढ़ा था उसमें यही तो देखा था कि जब वुड का इस्तेमाल यानी V2 का इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ पर वुड प्लस V1 का इस्तेमाल करेंगे और ये सेंटेंस सही हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम दो तरीके से सही बना सकते थे। अब इसमें आप अगर इस सेंटेंस में बात करें तो किस में गलती है, तो आपका पार्ट नंबर C में ही गलती है। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर आप वेंट कर भी देते हैं ना यहाँ पर, तो फिर आपका हेड बन रहा है, तो फिर हेड को भी आपको हटाना पड़ेगा। तो एक सेंटेंस में दो गलतियां तो साथ में हो नहीं सकती हैं। इसी वजह से जो एग्जैक्ट जो आपका आंसर होगा वो आपका C बनेगा। बस एक ही चीज में बदलाव करिए, वुड के साथ में आप हैव सीन भी जोड़िए और सेंटेंस को सही करिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अपना क्वेश्चन नंबर सेकंड हो जाएगा और ये अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है और दिस विल बी द क्वेश्चन नंबर 3। तो सेकंड की बात करते हैं। हैड रोहित बॉट, ठीक है, एन अम्ब्रेला, अगर रोहित एक अम्ब्रेला यानी छाता खरीदा होता, ही वुड नॉट गॉट वेट इन विंटर, तो वह जो है विंटर में भीगता नहीं। तो आप देखें यहाँ पर कि हैड रोहित बॉट लिखा हुआ है, हैड लगा हुआ है, रोहित भी लगा हुआ है, बॉट भी लगा हुआ है, हैड प्लस V3 का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। और यहाँ पर क्या, हैड रोहित बॉट एन अम्ब्रेला ही वुड नॉट गॉट, ठीक है। तो जैसा कि आपको पता है कि हमें क्या करना होता है,
अगर क्लॉज ऑफ कंडीशन में हेड प्लस V3 आता है, ठीक है, तो वुड हैव प्लस V3 का यूज करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये हुआ नहीं है, तो क्वेश्चन नंबर जो यानी ऑप्शन नंबर जो यहाँ सी है वो अपना यहाँ पर सही हो जाएगा, क्योंकि इसी में गलती है। इफ माई मदर हैड गॉन टू मार्केट सी डैश बुक फॉर यू, ठीक है। यदि मतलब इफ मदर हैड गॉन टू मार्केट लिखा हुआ है, हैड प्लस V3 का यूज हुआ है, तो यहाँ पर हम लोग वुड प्लस है प्लस V3 का यूज कर लेंगे। तो वुड है V3 लिखेंगे तो ऑप्शन नंबर एक ही में है यहाँ पर, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर माता जी बाजार गई होती तो वो तुम्हारे लिए किताब खरीदी होती, ठीक है फ्रेंड। तो यहाँ पर वुड हैव बॉट होगा, ठीक है, बॉट होगा। क्यों ऐसा? क्योंकि ये होता है बाय, ठीक है, बाय मतलब होता है खरीदना, ठीक है, और इसका जो सेकेंड फॉर्म बनता है वही बनता है आपका बॉट, और इसका थर्ड फॉर्म भी बनता है बॉट, ठीक है। तो हमने किसका यूज किया है? तो हमने यहाँ पर इसका यूज किया है, ये बॉट का हमने यूज किया है, वुड हैव प्लस V3 का हमने यूज किया है। यदि तुम मेरे शब्दों पर ध्यान दिए होते तो तुम आज एक अच्छा व्यवसाय करते, ठीक है। तो एक ये हिंदी का सेंटेंस में लिखा हूं, अगर आप पूरे रूल को समझ गए हैं तो आप इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं खुद से। तो यदि तुम मेरे शब्दों को ध्यान दिए होते, यानी समय बीत चुका है, उसने शब्दों को ध्यान दिया नहीं है और आज के समय में वो एक अच्छा व्यापार व्यवसाय भी नहीं कर रहा है, यानी ये भी एक अनरियल कंडीशन है। रिपेंट करने की बात यहाँ पे कर रहा है, तो जब रिपेंट करने की बात करता है तो हेड प्लस V3 का यूज करते हैं। तो चलिए उसी का हेल्प करके हम इसको ट्रांसलेट करेंगे। कह रहा है यहाँ पर कि इफ यू हैड, ध्यान देने का मतलब केयर्ड, if you had cared my words, if you had cared my words, ठीक है, you would have done a good business, a good job, a good business, जो भी आप लिखना चाहते हैं यहां पर आप लिख लीजिए। तो देखा आपने, हेड प्लस V3 का यूज हमने कर दिया और यहां पर भी हमने वुड हैव प्लस V3 का यूज यहां पर कर दिया। डन लिखा हुआ है फ्रेंड, ठीक है, डू का मतलब करना होता है, इसका जब हम लोग सेकेंड फॉर्म बनाते हैं तो डिड लिखते हैं, और इसी का जब हम लोग थर्ड फॉर्म बनाते हैं तो डन लिखते हैं। हमने यूज इसका किया है, डन का। तो अब आपको सारी चीजें क्लियर हो गई हैं इस पूरे टाइप की। तो इसी पर बेस्ड अब हम लोग कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए, इफ महात्मा गांधी, ये अपना फर्स्ट पार्ट है, वॉज अलाइव, जिंदा होते, ही वुड स्टार्ट वीपिंग, तो वह रोना शुरू कर देते, टू सी द कंडीशन ऑफ इंडिया, भारत के ये हालत को देखकर। तो इफ महात्मा गांधी वर अलाइव होना चाहिए यहां पर, ठीक है, क्योंकि अनरियल कंडीशन की बात कर रहा है। जिंदा होते फ्रेंड ऐसा सेंस ये दे रहा है, तो वॉज अलाइव नहीं लिखना चाहिए, वर अलाइव लिखना चाहिए, ठीक है। कंडीशन को शो कर रहा है, क्लॉज ऑफ कंडीशन ये है। तो क्लॉज ऑफ कंडीशन में ध्यान रख लीजिए, क्लॉज ऑफ कंडीशन में कभी भी वाज नहीं आता है। तो इस तरह से अपना ऑप्शन नंबर बी जो है सही है। अब नेक्स्ट, देयर वर रिपोर्ट्स अ फ्यू डेज बिफोर द Accra season commenced, ठीक है, the concrete measure to restrict the movement would be considered no error, ठीक है, ठीक है, ये कोई दिक्कत नहीं है यहां पर। क्यों ऐसा मैं कह रहा हूं? क्योंकि यहां पर वर जब लगता है, ठीक है, तो क्लॉज ऑफ रिजल्ट में हम लोग वुड का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, ये वुड लगा हुआ है, वुड प्लस V1 मैं लिखा था आपसे, यही तो कहा था कि वुड प्लस V1 का इस्तेमाल करते हैं। पर फ्रेंड यहां पर कंसीडर्ड लिखा हुआ है, क्या मतलब है इसका? सिंपल सा इसका मतलब है कि ये जो है क्लॉज ऑफ जो रिजल्ट है वो पैसिव वॉइस में लिखा हुआ है, मतलब कि वुड तो है। अगर आप ध्यान दें कि जब हम लोग वुड के साथ में जब एक्टिव वॉइस लिखा रहता था
तो हम उसको जब पैसिव वॉइस बनाते थे तो वुड लिखते हैं और उसके बाद बी का इस्तेमाल करते हैं और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है, पैसिव वॉइस भी हो सकता है, एक्टिव वॉइस भी हो सकता है। जब एक्टिव वॉइस होगा तो वुड प्लस V1 लिखेंगे और पैसिव वॉइस होगा तो वुड बी प्लस V3 का यूज किया जाएगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहां पर नो एरर है, देयर इज नो एरर इन दिस होल पार्ट। नेक्स्ट, now the next question is, when you will find out any solution to this problem you will become able to finalize the project। ठीक है, when you will find यानी जब तुम सॉल्यूशन पाओगे का सेंस दे रहा है, ठीक है। तो यहां पर when लगा हुआ है, फिर भी आप यहां पर will का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। ये मिसलेनियस क्वेश्चन था फ्रेंड, मैं लिखा था कि मिसलेनियस यहाँ पर लिखा हूँ, यानी अब तक जितने भी रूल पढ़ाए हैं मैंने, यानी कि जो लेक्चर नंबर 1 में हमने पढ़ाए थे, जो लेक्चर नंबर 2 में हम लोग पढ़ रहे हैं, उन दोनों के हिसाब से ये क्वेश्चन आया, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है। तो मैं ये बताया था कि जो ये रूल नंबर फर्स्ट है आपका, टाइप नंबर जिसको हम लोग फर्स्ट बोलते हैं, कि अगर क्लॉज ऑफ कंडीशन में विल का जब हम लोग यूज करते हैं, क्लॉज ऑफ कंडीशन में तो वैसे कभी विल का यूज होता नहीं है। क्लॉज ऑफ रिजल्ट में यदि विल का यूज हुआ रहता है, यदि मान लेते हैं कि हुआ रहता है, तो क्लॉज ऑफ कंडीशन में हमें क्लॉज ऑफ कंडीशन को हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखना चाहिए, ठीक है। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम लोग इसको लिखेंगे, मतलब सब्जेक्ट के साथ वर्ब लिखेंगे, उसमें कुछ जोड़ेंगे नहीं। क्यों? एस और यस नहीं जोड़ेंगे क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट अपना प्लूरल है। तो बस विल को हटा दीजिए, ये सेंटेंस सही हो जाएगा। इफ यू फाइंड आउट एनी सोल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम यू विल बिकम एबल टू फाइनलाइज द प्रोजेक्ट, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट है। अब यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको देखिए, एक बार पढ़िए। If he had come on time, he would have caught the train। यदि वह समय पर आता तो वह ट्रेन को पकड़ लिया होता, ठीक है फ्रेंड। तो इफ ही हैड कम लिखा हुआ है, ठीक है, इफ ही हैड कम ऑन टाइम, तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर हैड का हमने इस्तेमाल किया है, साथ में हमने यहाँ पर V3 का यूज किया है। क्यों V3 का, क्यों यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म है? तो आपको पता होगा कि कम जो है कम लिखते हैं, V1 में हम लोग कम लिखते हैं, V2 में हम लोग केम का यूज करते हैं और V3 में भी हम लोग कम का ही यूज करते हैं, ठीक है। तो हमने इसका यूज किया है फ्रेंड, तो इसलिए यहाँ पर अपना वर्ब की थर्ड फॉर्म है। हैड प्लस V3 लिख दिया हमने यहाँ पर, और वुड हैव प्लस V3 यहाँ पर भी लिख दिया गया है, क्योंकि कैच होता है, कैच का थर्ड फॉर्म कॉट बनता है। कैच मतलब होता है पकड़ना, और इसका सेकेंड फॉर्म भी बनता है कॉट, और इसका थर्ड फॉर्म भी बनता है कॉट, इसका थर्ड फॉर्म भी बनता है अपना कॉट। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये रूल जो है समझ में आ गया होगा। एक और क्वेश्चन है यहाँ पर लास्ट वाला, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। कह रहा है यहाँ पर कि द जज हैज नॉट गिवन एनी डिसीजन अंटिल ही हैड स्टडीड द केस, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि पहले क्लॉज ऑफ रिजल्ट लिख दिया गया है, अंटिल जब लगा रहता है ना फ्रेंड, अंटिल ही हैड स्टडीड द केस, ठीक है, अंटिल ही हैड स्टडीड द केस। तो अंटिल यहां पर लग गया है, ठीक है, अंटिल ही हैड स्टडीड द केस कह रहा है। तो इसमें क्या गलती है? तो ही हैड लगा हुआ है, हैड प्लस V3 लगा हुआ है, तो यहाँ पर भी वुड हैव प्लस V3 का यूज करना चाहिए था। और यहाँ पर अगर मैं इसको A कहता हूँ और इस पार्ट को मैं B कहता हूँ, इसको C कहता हूँ और इसको D और इसको मैं E कहता हूँ, तो अपना यहाँ पर पार्ट A में गलती है। एक और क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको बताएंगे। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें एक अच्छा सा रूल छुपा हुआ है। तो फ्रेंड इसमें ये कह रहा है कि इफ वी डैश इन आवर टीम वी वुड हैव वॉन द मैच, ठीक है, वुड हैव प्लस V3 लगा हुआ है, क्लियर है क्या? हाँ, ठीक है, यानी जब वुड हैव प्लस V3 क्लॉज ऑफ रिजल्ट में आया हुआ है, इसका मतलब क्लॉज ऑफ कंडीशन में आना चाहिए क्या? हैड प्लस V3,
हैड प्लस V3। अब हैड प्लस V3 का आप ऑप्शन देख लीजिए, वर्ब तो बिल्कुल नहीं होगा और नन ऑफ दिस भी नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर हैड तो आया हुआ है, बात सच है, लेकिन हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म भी तो आनी चाहिए, तो ऑप्शन नंबर ये भी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, फिर एक ही बच जाता है हैड और हैड। कोई दिक्कत नहीं है, एक ही सेंटेंस में दो बार हैड का यूज हम लोग कर सकते हैं, लेकिन इनके रोल अलग अलग हैं। एक अपना हेड जो है वो आपका हेल्पिंग वर्ब बता रहा है, दूसरा जो है हेड वो पास रखने का सेंस देता है फ्रेंड। जैसा कि आपको पता है, पास रखने के लिए हम लोग वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में दो वर्ब का यूज करते हैं, हैव और हैज, ठीक है। लेकिन जब इन्हीं का सेकेंड फॉर्म में इनको जब हम तब्दील करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, तो इनका क्या हो जाता है, हैड और हैड बन जाता है। ये अपना वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, ये अपना वर्ब का सेकंड फॉर्म होता है, ये अपना वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। तो थर्ड फॉर्म में पास रखने के सेंस में, ठीक है, हम लोग हैड का यूज हम लोगों ने यहां पर किया है। तो इफ वी हैड इन आवर टीम, तो इफ वी हैड इन आवर टीम वी वुड वॉन द मैच, ठीक है। यहाँ पर अपना ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर सी है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। एक यहाँ पर हेड जो है ये आपका हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है, दूसरा जो हेड है ये वर्ब के थर्ड फॉर्म का यहाँ पर काम कर रहा है। तो अभी के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सभी जो पॉइंट्स हैं वो आपको समझ में आ रहे होंगे, ठीक है। सो थैंक यू क्लास। जल्दी हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में।